नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश श्रद्धा खान और आप देख रहे हैं पीएनसी न्यूज। दोस्तों, पीएनसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी एसपी राहुल कुमार लोटा, जो कि बुरहानपुर एसपी है। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल आपसे, इसके अंदर जन्म का हुआ, आपका शुरुआती शिक्षा कहाँ तक हासिल की? मेरा जन्म जो है वो जलगांव ज़िले में हुआ है। महाराष्ट्र में जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ। और शुरुआती शिक्षा की बात करें तो 10th क्लास तक मैं जलगांव ज़िले में ही पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद फिर मैं पुणे चला गया था। 11वीं 12वीं और आईटी इंजीनियरिंग की है मैंने। तो 11वीं 12वीं और आईटी इंजीनियरिंग जो है वो मैंने पूना से करी। और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिल्ली चला गया। सर, आईपीएस बनने का सपना कैसे क्या है? देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग पूना में जब मैं था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो उस दौर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काफ़ी बूम था। तो मैं भी अपना आईटी इंजीनियर के लिए मैंने एडमिशन ले ली थी। और उसके बाद में जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे उसके बारे में बताया, यूपीएससी के बारे में। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि जो इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे होते हैं ना, तो वो सब लोग आपस में बात करते हैं कि देश का सिस्टम ऐसा है वैसा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो आस पड़ोस में प्रॉब्लम्स दिखती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो कॉमन आदमी होता है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी होती है। तो वो सारी चीज़ों को लेके आपस में डिस्कस करते हैं और सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता, इस तरीके की बातें करते हैं। कभी वो राजनीति मतलब नेताओं को दोष देते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स को दोष देते हैं। तो उस टाइम पे एक वो मूवी आई थी युवा। और वो युवा मूवी जो है वो मैं अकेला देखने के लिए गया था। तो उसमें बहुत अच्छा संदेश दिया हुआ है कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, सिस्टम में अगर गंदगी है, तो देश तो आप ही का है। आप खुद उतरिए और उसको साफ कीजिए। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त जो है वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसने मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से अगर एक अधिकारी चाहे तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आता चला कि नहीं यार, मुझे यूपीएससी करना है और मैं आगे जाके जो है वो ऑफिसर बनूंगा। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया प्रिपरेशन के लिए। कितना स्ट्रगल किया सर आपने? अगर बात करें, हमने जहाँ तक सुना है कि काफ़ी स्ट्रगल में पापा वगैरह को भी जाना पड़ा था दिल्ली। देखिए, स्ट्रगल तो बेसिकली मुझे लगता है कि हर कोई जो है वो कुछ मुकाम पाने के लिए स्ट्रगल के दौर से गुजरता है, तभी वो कोई मुकाम हासिल कर सकता है। मैंने भी अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया। जैसे मेरे पापा और मम्मी जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो मैं अकेला ही दिल्ली आ गया था। और दिल्ली आने के बाद में फिर काफ़ी कुछ ऐसे क्लियर पिक्चर नहीं था मेरे पास में कि यूपीएससी में मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब वो होता है ना, हर कोई लड़का जिसको सिर्फ वो एक सपना लेके चलता है ना कि मुझे अधिकारी बनना है। और मगर उसको पता नहीं होता ना आगे का ना पीछे का किस लेवल पे चलना? कैसे। तो इसीलिए फिर मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद में फिर वाजिरा मैन रवि एक नाम लेके चला था मैं। तो मैं गया वहाँ पे, अपने वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की कि क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है उसको कैसे पढ़ना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी मैंने काफ़ी मतलब प्रयास किया, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था वहाँ पे दिल्ली में। तो कोई क्लास मुझे ले नहीं रहा था। एक क्लास ने मुझे एडमिशन दी थी और उसके बाद में मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी आगे निकल गया था उसका सब्जेक्ट और पोर्शंस वगैरह। तो मैंने वो क्लास छोड़ दिया। के सिद्धार्था सर का क्लास था वो। तो मैंने क्लास छोड़ दिया और उसके बाद में मैंने खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने एक अपने एक दिमाग आइडिया लगाया था कि क्लास से बाहर जो बच्चे आते थे मैं उनसे पूछता रहता था कि भैया किस में से पढ़ना है, किस में से पढ़ना है। तो 15-20 लड़कों से मैंने पूछ के कुछ कॉमन किताबें छांट ली। और फिर 2-3 महीने मैंने बहुत ही अच्छे से वो किताबों को पढ़ा। जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको देखता था कि क्या पूछते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। तो ऐसा करते 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 मैं सेल्फ स्टडी जो मैंने 3-4 महीने की ना उस टाइम पे, तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मजबूत हो गया। फिर बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हुए, नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हुए दिसंबर में, तो फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। वहाँ से मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ पर क्लासेस के अंदर। और फिर मैं अपना जो है वो प्रिपरेशन करता चला गया। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा फिर सिलेक्शन हो गया आईपीएस के लिए। सर, बात करें आईपीएस रहते हुए आपने भोपाल रहे हैं, हमने काफ़ी आपकी चर्चा सुनी है
कौन सा ऐसा केस सॉल्व किया आपने जो नेशनल लेवल तक के गए? ऐसे तो जब मैं एसपी साउथ भोपाल था तो दो केसेस जो है वो मुझे अभी भी काफ़ी याद आते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे अगर कहा जाए तो। भोपाल में एक आदेश खामरा नामक व्यक्ति को हमने पकड़ा था। उस टाइम पे हुआ ये था कि 15 अगस्त के आसपास अ, 2-3 जो है वो ट्रक गायब होने की सूचनाएं आई। हम लोगों ने नॉर्मल रूटीन में मुकदमा कायम कर लिया। उसके बाद में फिर जब 2 ट्रक गायब हुए तो थोड़ा-सा उसमें लगा कि यार कहीं न कहीं जो है वो कोई गैंग उसके अंदर काम कर रही है। तो उसके बाद फिर तीसरा एक ट्रक गायब हुआ था, बंसल का ट्रक था जिसमें वो सरिया वगैरह था। तो तीसरा जब ट्रक गायब हुआ तो हम लोगों ने उसके अंदर फिर जो है वो अ, और भी जो पहले 2 ट्रक के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें और तेज़ी लाई। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे। तो नया-नया एक सिस्टम बनाया गया था क्योंकि मैं वैसे भी आईटी इंजीनियर हूँ और टेक्निकल बैकग्राउंड है मेरा। तो आईटीएमएस करके वहाँ पर एक सिस्टम लागू किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसका हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया और वो ट्रक को ढूँढ के निकाला। और जब हम उसको उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब हमें एक पता चला कि ये जो 2 पहले के भी 2 ट्रक गायब हुए हैं, वो इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। और तब हम लोगों ने 8 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद एक जो उनका मेन सरगना टाइप का था, आदेश खामरा, उसको उसको गिरफ्तार किया। यूपी और बिहार के बॉर्डर से उसको उठा के लेके आए थे, गिरफ्तार करके लाए थे। स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था कि वो इसी केस से रिलेटेड होगा, मतलब जैसे ये दोनों ट्रकों की जो चोरी चकारी हुई है उसी केस से वो रिलेटेड होगा। और फिर हम लोगों ने उससे पूछताछ स्टार्ट करी। पूछताछ में फिर धीरे धीरे जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये दोनों ट्रकों के जो कंडक्टर और ड्राइवर है उसको उसने उनका मर्डर करके और अलग अलग जगहों पे वो फेंकता चला गया। फिर वो लाशें हमने बरामद करी। वो लाशें बरामद करी इन द सेंस कि जैसे वो पुलिया से अशोकनगर की पुलिया थी, वो पुलिया के पास में वो लाशें फेंक देता था। तो वो लाश जो है वो बह के आगे निकल जाती थी। फिर होता क्या है ना कि जैसे किसी भी थाना क्षेत्र में वो लाश आई तो वो उसका एफआईआर तो कर लेते हैं, मगर क्योंकि उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस मामले में खात्मा कट जाता है। मगर फिर जब हमने उससे पूछताछ करी और वो पता किया कि उसने लाशें कहाँ पे फेंकी थी, तो संबंधित जगहों पे हम लोगों ने जाके वो केसेस को देखा। उन केसेस को भी हम लोगों ने अपने पास फिर लिख के सारे केसेस जो है वो अपने पास बुला लिए। उसके अंदर एक बहुत बहुत अच्छा केस मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जैसे 2018 में हमने उसको पकड़ा था। तो उसने मर्डर जो करना स्टार्ट किए थे इस तरीके से, जो ट्रक को हाईजैक करके ड्राइवर कंडक्टर को मार देता था और ट्रक को बेचता था और ट्रक का सामान भी बेचता था। ऐसे करके वो हर ट्रक के पीछे जो है लगभग 5 से 10 लाख रुपए कमाता था। तो 2009 में उसने एक ट्रक लूटा था और उसके अंदर ड्राइवर और कंडक्टर जो दोनों भाई भाई थे उनको उसने मार के एक लाश जो है वो गुना में फेंकी और एक लाश जो है वो भिंड में फेंकी। और फिर उससे जब हम लोग लगातार 6-7 दिन तक इंट्रोगेट कर रहे थे तब एक एक करके जब उसने राज खोलना स्टार्ट किया, वो केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें पिछले 10 साल में उसने जो भी कुकर्म किए थे वो सारी चीज़ें वो धीरे 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 एक साइकोलॉजिकल ये होता है, मतलब आप बात करते 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 सामने वाले को अपने इन्फ्लुएंस में इतना लेते हो कि उसमें से सारी चीज़ें निकालते हो। तो वो एक मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था कि जिस तरीके से उससे बात कर करके मैंने उससे चीज़ें निकाली और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग पार्टी भेजते थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे जाके पार्टी मतलब वो चेक करती थी, अच्छा लाश यहाँ पे थी। अब ये बहुत बड़ा टास्क था कि क्योंकि उसको भी साल एग्जैक्ट याद नहीं होता था, वो बोलता था कि 2008-2009 के आसपास कुछ होगा। तो फिर हम लोग उसको देखते थे कि 2008 से लेके 10 के बीच में ऐसा कोई मर्डर यहाँ पे हुआ है क्या, या कोई लाश मिली है क्या। आपके लिए काफी टिपिकल एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर वो, अब आप थाने के रिकॉर्ड्स जानते हो, थाने के रिकॉर्ड्स जो है वो बेसिकली फिर उसको उसमें से ढूंढना वो भी हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। फिर वो बन गई थी एग्जैक्टली। तो उस केस के अंदर मुझे पुलिस के अंदर जो लूप होल्स है, छोटे छोटी चीज़ें, जिस थाने का रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं है जिसकी वजह से हम लोग सही चीज़ जो है वो टाइमली ढूंढ नहीं पा रहे थे। उसके बाद में फिर अगर देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली टाइम पीरियड पता है 8 से 10 के बीच में। तो सारी डायरियाँ देखने के बाद में एक एक डायरी देख रहे हैं, डायरी के अंदर के कुछ पन्ने जो है वो खराब हो गए या कुछ गल गए, तो उसका प्रॉपर संधारण नहीं था। मगर उस सब हर्डल्स को पार करते हुए हमने वो डायरिया भी ढूंढ निकाली और फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने मेरे ख्याल से 6-7 महीने के अंदर जो 34 मर्डर थे उनके कुल मिला के 18 केसेस तैयार किए थे। और वो सारे केसेस
के अंदर चालान काट के कोर्ट में पेश किया। अभी हाल फिलहाल में एक केस के अंदर कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, जिसके अंदर उसको जो है वो सज़ा मिली है। बाकी हर केस के अंदर भी अभी उसको धीरे धीरे करके केसेस स्टार्ट होगी और सज़ा मिलेगी। एक केस और था सर भोपाल के अंदर, एक लड़का जो लड़की को कट्टे की नोक पे और आपने उससे वो दूसरा एक मतलब वो इंटरेस्टिंग केस बोल सकते हैं उसको। एक बार मतलब सुबह सुबह मैं अपने ऑफिस में आया और पता चला कि एक लड़का जो है वो लड़की को मतलब दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लड़की ने ना बोल दिया, वो वापस बॉम्बे से यहाँ पे भोपाल में आ गई, तो लड़का उसके पीछे पीछे आ गया और उसने जो है वो बंधक बना लिया है, मतलब बेसिकली रूम के अंदर वो लड़की के साथ चला गया है और दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि दरवाज़ा खोल नहीं रहा है तो आपस का ही कुछ इशू होगा, तो मैंने कहा कि फोर्स को भेज के कि आप बात करो और निकालो उसको, कि भाई बेटा ऐसा नहीं करते करके निकालो बाहर। मगर फिर 11 बजे के आसपास में मेरे पास जानकारी आई कि उसके हाथ में पिस्टल भी है और पता चला कि पिस्टल भी है, और अपने एक हेड कांस्टेबल ने जब वो दरवाज़ा फोर्सफुली खोलने का ट्राई किया तो उसको चाकू मार दिया। जैसे ही मैंने सुना कि पुलिस वाले को चाकू मारा है तो इमीडिएटली मैं अपने ऑफिस से तड़के उठा और घटनास्थल पे जा पहुंचा। घटनास्थल का अगर मैं बताऊँ तो 5वीं मंजिल पे जो थ्री पांचवी मंजिल पे एग्जैक्टली 5वीं मंजिल पे था, 3 BHK फ्लैट था, और एक कोने के रूम के अंदर उस लड़की को वो लेके और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब जो वो रूम था उसके सामने ही टॉयलेट था, बीच में इतनी सी जगह थी, छोटी सी जगह जहाँ पे सिर्फ 2 आदमी खड़े हो सकते हैं, और वो लड़की को उसने क्या है कि थोड़ी कुछ चाकू वाकू मार दिया था, तो उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। फिर और वो बात करने के लिए किसी से तैयार नहीं था, क्योंकि पहली बार जब पुलिस वालों ने बात करी और फोर्सफुली दरवाज़ा खोलने का ट्राई किया तो उसे चाकू मारा, और उसका विश्वास भी पुलिस से उड़ गया कि पुलिस तो मुझे पकड़ के लेके जाएगी वगैरह वगैरह। तो और कुछ पत्रकारों ने भी उससे बात करने की ट्राई की उस टाइम पे, मगर वो नहीं हो पाया। फिर जब मैंने वहाँ पे मोर्चा संभाला और उसके बाद में फिर उससे लगातार बात की, उसको धीरे 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 जो है बात करते करते थोड़ी देर में इस तरीके से वो हुआ कि साहब सर मैं आपसे ही सिर्फ बात करूंगा। फिर मैंने सब लोगों को वहाँ से हटाया, सारे पत्रकारों को मैंने जो है वो नीचे भेजा कि आप बेसमेंट में रहिए। वहाँ पे मैंने उससे लगभग 2 से 3 घंटे, फिर उसके बीच में मैंने ये भी बात करी कि भाई लड़की की तबीयत कैसी है। उस टाइम पे मुझे याद है कि मतलब क्योंकि वो लाइव चल रहा था तो पूरे देश भर से, कुछ चेन्नई से और जयपुर से कुछ रैंडम लोगों ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया कि अरे सर आप एक ऐसा करिए कि उसके अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले जाइए। कोई बोल रहा था कि साहब गैस डाल दो और वो गैस से सब लोग बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद में फिर आप उसको निकाल लीजिए। तो लोगों का कंसर्न बहुत जेन्युइन था, बहुत अच्छा था। मगर क्या है कि उस स्पॉट पे मैं था, मुझे डिसाइड करना था कि मुझे करना क्या है। अब जब डॉक्टर से बात की तो लड़की की हालत जो है वो ज़्यादा गंभीर थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। तो कोई गैस वगैरह का इस्तेमाल करे, तो पता चला कि लड़की क्योंकि नाजुक हालत में थी, तो उसके ऊपर कोई मतलब उसकी जान को जोखिम में डाल के और उसको बेहोश करना, तो वो थोड़ा रिस्की था, तो इसीलिए वो नहीं किया हमने। तो ऐसे ऑप्शन रूल आउट करते करते हम लोगों ने फिर वही डिसाइड किया उससे बातचीत करेंगे। फिर उसका एक वीडियो कॉल से उससे लड़की की हालत जानी कि कैसी है लड़की की हालत। डॉक्टर्स भी मेरे साथ में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा स्टेबल है, मगर ब्लीडिंग हो रही है, अपने को जल्द से जल्द कुछ किसी करना भी होगा। वजह कुछ भी हो सकता था। एग्जैक्टली। फिर 2-3 घंटे बात करके, रोहित नाम था उसका, और फिर उसको एक हम लोगों ने क्रेन बुलवाई और उस क्रेन के ऊपर चढ़ के, और क्योंकि यहाँ से उससे डायरेक्ट बात नहीं हो सकती थी, तो वो 5वीं मंजिल पे जो खिड़की थी उसको खिड़की के पास बुलवाया, क्रेन से उस खिड़की के पास गए, उससे आमने सामने बात करी, उसको कन्विंस किया निकालने के लिए, और समहाउ 4 घंटे बाद उसको हमने कन्विंस करके उसी के हाथ से दरवाज़ा खुलवाया। तो जैसे ही बाहर निकला हमने इमीडिएटली लड़की को रश करके हॉस्पिटल लेके गए और उस लड़के की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा। काफ़ी इन्हें बहुत अलग टिपिकल, यानी कि पूरा प्रोसेस 4 घंटे के अंदर करने, उसकी बात है सर ये। वो तो बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली क्या था कि क्योंकि हर ऐसी किसी सिचुएशन बातों के से नहीं मानता अंदर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आरोपी के दिमाग से नहीं लड़ रहे होते हो। वो क्या है कि वो हर चीज़ को गूगल करता, उसको दिमाग देने वाले लोग जो है वो फ़ोन पे उनसे बात भी करता, और जो हम लोग ये कुछ काम करते थे वो क्योंकि मीडिया में भी आ रहा था, तो वो जैसे ही वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखता था तो उससे वो पता चलता था उसको कि बाहर एक्टिविटी क्या हो रही है। तो उस हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग से नहीं लड़ना था बातों से, उसके साथ साथ जो उसको दिमाग दे रहा है और जो वो आज के इंटरनेट से जो जानकारी हासिल कर रहा है, तो उन सबको काउंटर करके उसको ये एहसास दिलाना था कि
तू कुछ अगर गलत नहीं करेगा तो हम तुम्हारे साथ है, और उसको अपने कॉन्फिडेंस लेना था। तो वो पार्ट काफ़ी ट्रिकी था, और उसकी वजह से हम लोगों को जो है वो उसमें टाइम भी लगा। और सजेशंस तो हमारे पास में बहुत थे, मगर होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में होते हो और उस जगह पे होते हो और आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन किसी की जान पे आ सकता है। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये था। और मुझे आज मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि उसको हमने गिरफ्तार भी किया, लड़की की जान भी बच गई, और मतलब सारी चीज़ें जो है वो हमने अच्छे से उसको टैकल कर लिया। बिल्कुल सर, आपके साथ हमारे सवाल आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। Come check this. Come check this. Come check this. Come check this. सर, मध्य प्रदेश के गुना के अंदर, बुरहानपुर के अंदर आपने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, इसको लेकर कैसे क्या कंसेप्ट आया, क्योंकि तारीफ पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक डिस्कस किया था कि 34 मर्डर केसेस के बारे में। तो जिसके अंदर मैंने एक ज़िक्र किया था कि हमने जो गाड़ी पकड़ी थी, वो पहले 2 गाड़ियाँ जो थी, वो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे उसको, मगर तीसरी जब वो बंसल की गाड़ी गायब हुई तो उसको हमने आईटीएमएस जो था, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर अलग-अलग कैमरे लगे हुए थे, उसके थ्रू पकड़ा था। तो उस तभी मेरे दिमाग में ये आया था कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कितना कम करते हैं, और क्यों ना हम इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएं। एक तो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगा रही है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि हर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे पे कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए गवर्नमेंट फंड करे। करने के लिए कर सकती है, मगर वो एक एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा ये खर्च रहेगा। इसमें कहीं न कहीं अगर हम लोग समाज के लोगों को अगर लेके चलते हैं और उसकी फुटेज अगर हम लोग अपने पुलिस कंट्रोल रूम में लेते हैं, तो उसके हमें दुगने-तिगुने फ़ायदे होंगे। तो इस चीज़ को जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में था। फिर एसपी साउथ भोपाल जब मैं था, उसके बाद में मेरी पोस्टिंग एसपी गुना हुई, और गुना में फिर मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके अंदर एक तो जो भी एक मतलब समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे हम लोग अपील करते थे कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे लगाइए इम्पोर्टेंट जगहों पे, और उसकी जो लाइव फुटेज है वो पुलिस कंट्रोल रूम में दीजिए। और ऐसे करते करते हम लोगों ने लगभग 250-300 कैमरे, मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पे लगभग 100 कैमरे लगाए थे, और हमने लोगों से अपील कर करके, बातें कर करके, उनको मोटिवेट कर करके, उसके बाद तो एक ऐसा ड्राइव बन गया था वहाँ पर कि लोग जैसे किसी का अगर पर्स गुम हो गया और पुलिस उसको 1 घंटे में पर्स लाके दे रही है, उसकी कीमती सामान, कार्ड वगैरह सब था उसके अंदर, वो देखता था पूरा कंट्रोल रूम, और वो खुश होके बोलता था कि एक कैमरा जो है मैं भी अपनी तरफ से यहाँ पे डोनेट करूंगा। इस तरीके से एक वो मुहिम बन गया था। उस टाइम पे 350 कैमरे हमने लगाए थे, आगे भी और उसमें कैमरे लगे। सेम चीज़ गुना से जब मैं अभी एसपी बुरहानपुर बन के आया, मुझे यहाँ पे अभी लगभग 2.5 साल हो गया है, तो बीच में कोरोना के टाइम भी था, तो उसमें थोड़ा हम लोगों को उसमें इस प्रोजेक्ट को
रोकना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की जान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मगर उसके बाद जो अभी हमें टाइम मिला है पिछले 1 साल में, तो बुरहानपुर में भी हमने प्रयास किया है कि जगह-जगह पे, चप्पे-चप्पे पे कैमरे लगाए जाएँ और वो हाई डेफिनिशन कैमरे हो, और उसका जो सारा फुटेज है वो पुलिस कंट्रोल रूम में रहे। तो क्या सर आप बुरहानपुर वासियों से अपील करें कि वो भी अपने घर के बाहर एक छोटा कैमरा या सीसीटीवी कैमरा लगाएं? मैं बिल्कुल मैं इस माध्यम से सभी को अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ को बेटर ही बनाती है, और अगर आप लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि उसका फुटेज जो है वो आप पुलिस कंट्रोल रूम में अवेलेबल करवाइए, क्योंकि उसकी फुटेज को एनालिसिस करना, देखना आपके लिए उसका कोई औचित्य नहीं, आपका काम है, आप अपने काम पे जा रहे हो, आप बिजी लाइफ में हो, मगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाइए और उसकी लाइव फुटेज जो है वो कंट्रोल रूम में दीजिए, क्योंकि सरकार ने कंट्रोल रूम को चलाने के लिए 7 से 8 पुलिसकर्मी वहाँ पे रखे हैं, उसकी उनको सैलरी दी जा रही है। आपकी सिक्योरिटी की ही सैलरी जो है वो उनको दी जा रही है, और उसका बेहतर हम लोग उसका इस्तेमाल करके और एक अच्छा भयमुक्त वातावरण जो है वो आपको देंगे। तो मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि सब लोग अपने-अपने जो जो भी आप कैपेबिलिटी में हो, वो कैमरे लगाएँ और उसका फुटेज जो है वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में दें। बुरहानपुर में सीसीटीवी लगाने का जो प्रशासन को आपको जो फायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों निगोला के अंदर एक बच्चा भी शुरू हुआ जो सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिल रहा है, कितने जो उससे फायदे नजर आए? बिल्कुल, मैं तो अगर फ़ायदे गिनाने जाऊँ तो उसके तो अनगिनत फ़ायदे हैं। देखिए, पुलिस सीसीटीवी कंट्रोल रूम से, जैसे आपने अभी बताया कि एक नाबालिग बच्चे को एक आदमी अपहरण करके लेके गया था, उसको हमने 72 घंटे के अंदर ढूँढ के लेके आए। मतलब मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेरी टीम को, जो दिन-रात इतनी मेहनत करके काम करती है। उन्होंने लगातार जो रूट था उसके ऊपर देख के, मल्टीपल रूट्स थे, उसमें से वो रूट चिह्नित किया, उसमें जहाँ पे भी उसकी एक बार फुटेज मिली फाइनली हमको, उसके बाद कम से कम 10 कैमरों के अंदर कि उसके आगे वो यहाँ गया होगा तो वहाँ पे, उसके आगे यहाँ गया जा सकता है तो वहाँ पर, ऐसे करते उसका रूट ट्रैक किया। उसका चेहरा, क्योंकि हमारे कैमरे हाई डेफिनिशन कैमरे थे, 8 मेगापिक्सल के कैमरे थे, तो उसका चेहरा बहुत ही क्लियर था। तो ऐसे करके हमने उसको ट्रैक किया, और ये एक केस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से जो एक नेपा नगर में चोरी हुई थी, उसके बाद में बुरहानपुर में जो बहुत सारे केसेस हैं, उसके अंदर भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सामान अगर किसी का खो जाता है, तो उसको भी तत्काल ढूँढने में भी सीसीटीवी कैमरे का मदद होता है। और वो अभी हम लोग उसको एक नया कांसेप्ट भी लेके आ रहे हैं, जो मैंने पहले गुना में भी इम्प्लीमेंट किया था, कि सीसीटीवी कैमरे में हम लोग रात्रि गश्त को भी सीसीटीवी कैमरे से जोड़ेंगे, जिसके अंदर लाइव गश्त होगी कि अरे यहाँ पे संदिग्ध आदमी देख रहा है, कंट्रोल रूम टू चार्ली, आप तत्काल वहाँ पे पहुंचिए, उसको चेक करिए। अगर वो वहां से भागता है किसी रूट से, तो वो अगले कैमरे में देखेगा वो उस कैमरे में निकल रहा है, दूसरी चार्ली उसको वहां से घेरिए। तो ये जो एक, अगर हम लोग एग्जैक्टली, तो पूरा के पूरा जो हमारा फील्ड वर्क है और साथ साथ में हमारा जो टेक्नोलॉजी है, उसको अगर हम लोग इंटरमिंगल कर दे, उसको अगर हम लोग जोड़ दे, तो हम लोग बहुत सारे रिजल्ट उसके अंदर लेके आ सकते हैं। सर, बुरहानपुर जिला अस्पताल घोटाला का भी प्रदेश में चर्चित रहा है, इसमें आपने कई लोगों की जो पर्दाफाश करके कुछ जेल तक पहुंचाया, कैसे क्या सफल रहा सर? देखिए, हमारे पास में का जो प्रशासन के कलेक्टर साहब हैं, उनकी तरफ से भी एक बार जानकारी आई थी। उनकी तरफ से एक कबाड़ी वाला जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें मामला कायम करने के लिए रिपोर्ट आई, तो उसमें एक मामला कायम हुआ, और साथ ही साथ में उसी टाइम पे हमें जानकारी मिली कि ऐसे बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी हैं जिसके अंदर पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो कलेक्टर बुरहानपुर और मेरे द्वारा उसके अंदर डिस्कस करके, और उसके बाद फिर एक मुकदमा कायम किया गया, और फिर हम लोगों ने पूरा के पूरा उसके अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी की। तो उसमें काफ़ी लोगों को हमने गिरफ्तार किया, जैसे कि जो सरकारी पैसा आ रहा था, तो उसको अलग अलग डिफरेंट फर्म्स बना के, उसमें कुछ पत्रकार भी थे, 3 से 4, जैसे निम्बोरकर है, एक संजय दुबे है, आनंद दीक्षित है, तो ऐसे कुछ पत्रकार भी थे जिन्होंने अलग अलग फर्म्स बनाई, और उस डॉक्टर के साथ में पार्टनरशिप में फर्म्स बना के उसमें पैसों का गबन भी किया। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग रिकॉर्ड पे लेके आए और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी। कुछ जो है वो कुछ नेता भी थे, 1-2 नेताओं को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में पैसों का गबन किया था। और बाकी जो डॉक्टर्स थे, जिन लोगों ने अपना कोरोना के टाइम पे अपना काम करना चाहिए था, मगर उस दौरान पैसों का गबन भी किया, उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया, और प्रयास किया कि पूरी की पूरी जो एक गंदगी है शासकीय अस्पताल में, जो नीचे से ऊपर तक बैठी हुई थी, तो प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने उसको जो है वो पूरा के पूरा साफ करने का प्रयास किया। तो बुरहानपुर की जनता का कहना है कि बुरहानपुर के अंदर जो, अगर बुरहानपुर को दंगों से बचाने वाला अगर कोई है तो वो एसपी राहुल कुमार है।
पहला एसपी बुरहानपुर जनता का कहना है सर क्या कहेंगे सर, कैसी क्या इन्वेस्टिगेशन, कैसी क्या ये तो बड़प्पन है। मौके पे जाके आपने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया उस समय? देखिए मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ हूँ एज ए एसपी बुरहानपुर। और ये शहर मेरा है, ये शहर के लोग जो है वो मेरे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम लोग बेहतर से बेहतर पुलिसिंग जी शहर के लोगों को दें, बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था हम शहर के लोगों को दें। मैं जब भी थाने पे जाता हूँ तो अपने लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमको लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पे भेजा ही इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और उस सर्विसेज में क्या आता है? उस सर्विसेज में आता है कि भयमुक्त वातावरण हो, उस सर्विसेज में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एकोपा बना रहे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। ये तो लोगों का बड़प्पन है कि लोग इस तरीके से मानते हैं। बाकी हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं। जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है, मेरा प्रयास ये है कि उसमें 100% मैं अपना दे सकूँ और अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। सर आपने एक मुहिम निकाली थी 7 दिन के अंदर कोई भी शिकायत का निराकरण होगा। बिल्कुल, मैं उसमें कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये टेकअप किया था शिकायतों को। और जब उसको शिकायतों को टेकअप किया था तो लगभग 1007, मुझे अभी भी आंकड़ा याद है कि 1007 शिकायतें टोटल पेंडिंग थी। और उसके बाद में आज की तारीख में, मतलब कल के आरटी टॉक में कल रात में 102 शिकायतें जो है वो पेंडिंग है। और अभी आलम ये है कि 15 से 20 दिन के अंदर की शिकायतें पेंडिंग है। उससे पुरानी शिकायतें जो है उन सब का कुछ न कुछ निराकरण कर दिया है। मैं अपने पुलिसकर्मियों को ये कहता हूँ कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती है जिनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। जैसे आपस में जो दो भाई लड़ लिए ज़मीन के लिए, उसमें आप लड़ लिए तो बस एक दूसरे से कुछ झगड़ा ही कर लिया, मारपीट नहीं हुई है, मगर वो भी थाने पे आ जाएंगे। मगर पुलिस अगर शिकायत के रूप में पुलिस के पास आता है और पुलिस अगर एक बार भी वहां पे चली जाए तो उसका डिटरेंस इतना होगा कि कम से कम आगे की जो अनहोनी टाइप की चीज हो सकती है वो नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वहां पे टच कर गई है। तो शिकायतें अगर हम लोग टाइमली इंटरवीन करके वहां तक पहुंच जाए तो बड़े बड़े क्राइम हम लोग रोक सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आज की तारीख में सिर्फ 102 शिकायतें पेंडिंग है। हाँ, ये जरूर है कि एक जो डिफिकल्ट टास्क था कि 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, वो अभी भी 15-20 दिन तक है। मगर मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग उसको 7 डेज तक भी लिखेंगे। सर आखिरी सवाल, कि जो युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मंत्र है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में इसको कहा है कि जब मैं नया नया प्रिपरेशन करने के लिए गया था और मुझे पढ़ाई करते करते और वो पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते लगता था कि अरे यार, ये तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा और कैसे होगा। बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं प्रिपरेशन करते वक्त। मगर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सक्सेस इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, यू हैव टू सेट योर सेल्फ ऑन फायर। सक्सेस जो है वो एकदम से नहीं मिलता आपको, मतलब वो कोई एकदम से जादू से नहीं आ जाएगा आपके पास में। आपको खुद को आग में झोंकना होगा। और चाहे जितनी बार आप फेल हो, मगर वापस खड़े हो, उठो, वापस दौड़ो, वापस भागो। ऑटोमेटिकली आपकी लगन देख के सक्सेस आपके पीछे भागते हुए आएगा। तो सुना आपने, ये थे एसपी राहुल कुमार जो कि बुरहानपुर के एसपी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ।